ये कहानी है एक लड़के वरुण की, जिसके पिता एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिसके पास बेशुमार दौलत थी। एक दिन वरुण अपने दोस्त रुद्र के साथ एक सुनसान गली में टहल रहा था। रात के 11:30 हो रहे थे। घना अंधेरा और जरा सी चांदनी छाई हुई थी। तभी थोड़ी दूर चलते ही उनके पास से एक लेक्सस गाड़ी दौड़ तेजी से निकली, पर तब उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया और वह गप्पे लड़ाते लड़ाते आगे चलते रहे। कुछ कदम चलते ही उन्होंने उसी लेक्सस गाड़ी को एक वीरान पड़ी हवेली के सामने देखा, जहां कोई भी आता जाता नहीं था। वरुण को वह गाड़ी जानी पहचानी सी लगी। वरुण उस गाड़ी को देखने के लिए हवेली के अंदर चला गया। उसे अकेला जाता देख रुद्र भी उसके पीछे चल पड़ा। वरुण उस गाड़ी को देखकर किसी गहरी सोच में पड़ गया। तभी उस हवेली से उन्हें कई अजीब आवाजें सुनाई दी। वह आवाजें बहुत ही मधुर थी। जैसे तैसे दोनों ने हवेली के अंदर जाने का निर्णय लिया। वरुण ने दरवाजे को जरा सा धक्का दिया और वो पूरा खुल गया। दरवाजा एकदम नया था, जैसे कि इसमें अभी भी कोई रहता हो। रुद्र ने अपने फोन की लाइट जलाई, सामने लगे स्विच को दबाया और तभी सारी हवेली जगमगा उठी। मुख्य हॉल में कदम रखते ही दीवारों पर प्राचीन चित्रकला, भव्य फर्नीचर और झोपड़ों की रोशनी से हॉल का हर एक कोना जगमगा रहा था। हवा में एक सुंदर महक थी और अंदर लगी हर एक चीज हवेली को एक शाइन दे रही थी। वरुण और रुद्र की आंखों में हैरानी और उत्सुकता के साथ साथ एक हल्का सा डर भी था। हवेली का हर कोना जैसे कोई राज छुपाए हुआ था और वह दोनों अब उसे जानने के लिए और भी उत्सुक हो गए थे। दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ाए और वो हवेली को अच्छे से देखने लगे। उन्होंने पाया कि हवेली के ऊपर वाले माले तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उन्हें एक आदमी के बोलने की आवाज सुनाई दी। अरे जल्दी करो, पूरे 100 करोड़ की डील है। पार्टी लंदन की है और हमें ये सामान उन्हें सुबह 4 बजे तक देना है। आवाज सामने उस कमरे से आ रही थी। दोनों चुपके से दरवाजे के पास खड़े हो गए और अंदर का दृश्य देखकर दोनों के चेहरों का रंग मानो उड़ सा गया। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था, जहां पर नामक ड्रग की भरपूर मात्रा में तस्करी चल रही थी। जमीन का हर टुकड़ा, हर कोना सफेद पैकेटों से भरा हुआ था और दूसरी तरफ वहां सोफे पर 4 आदमी बैठे हुए किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी पता चला कि यह पैकेट लंदन में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में भेजे जाने हैं। ये सब सुनकर वरुण पागल सा हो गया। उसकी आंखों में इतना गुस्सा, एक बार में तो रुद्र भी डर गया। तभी हड़बड़ाहट में रुद्र से टेबल पर रखा गुलदस्ता नीचे गिर गया। गुलदस्ते के नीचे गिरने से पूरा माला गूंज उठा और उस आवाज से ही कमरे में बैठे आदमी चौकस हो गए और वह 3 आदमी हाथों में राइफलें लेकर बाहर आने लगे। वरुण ने जल्दी से रुद्र का हाथ पकड़ा और वह दोनों दरवाजे के पीछे छुप गए। 3 आदमी बाहर आए। उन्होंने देखा गुलदस्ता टूटा हुआ था। यहाँ कोई तो था, जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम दोनों नीचे जाकर देखो, तब तक मैं इधर देखता हूँ। वह दोनों आदमी नीचे चले गए और तभी एक 6 फुटिया आदमी बाहर आया। महंगा सफेद ब्लेजर पहने, हाथों में सोने का कड़ा, गले में भारी सोने की चेन और मुंह में जलती हुई सिगार। उसकी चाल में रुतबा और आंखों में एक खामोश खतरा पैदा कर रही थी। वह रुका और एक गहरी आवाज में बोला, सब ठीक तो है? वह आवाज कैसी थी और भूरा और भीम कहाँ पर है? वरुण को वह आवाज थोड़ी जानी पहचानी सी लगी। वरुण ने अपनी मुंडी बाहर की ओर खिसकाई और वह उस आदमी को देखकर दंग रह गया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका पिता चेतन अग्रवाल था। यह सब देखकर वरुण अंदर से टूट सा गया। उसकी नजरों में उसके पिता एक बहुत बड़े और ईमानदार उद्योगपति थे, लेकिन उनकी सच्चाई जानकर उसके पैरों तले जमीन सी खिसक गई और उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। तभी वरुण के पिता ने अपनी सिगार फूंकते हुए अपने साथ खड़े आदमी से कहा, पूरे 100 करोड़ की डील है, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। तभी नीचे से पूरा और भीम भी आ गए और बोले, पूरी हवेली छांट मारी पर किसी का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। मेन गेट भी खुला पड़ा था, लगता है जो कोई भी था वो भाग गया। तभी वरुण के पिता ने कहा, अरे जाने दो, जो कोई भी होगा इतनी रात को वहीं पुलिस चौकी जाएगा। मैं अभी वहाँ के इंचार्ज को फोन करता हूँ।
तब तक तुम अंदर लगे मरियल से लोगों से जल्दी काम करवाओ। तभी वह चारों लोग कमरे में वापस चले गए और वह अंदर लगे मजदूरों से सख्ती से बात करने लगे। अरे जल्दी हाथ चला रे बुड्ढे, यहीं जमीन में काट दूंगा, समझा? और ना जाने क्या क्या। रुद्र धीरे से वरुण के कान में फुसफुसाया। अब हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी कमरे में बैठे एक आदमी की नजर दरवाजे के पास गई जहाँ वरुण और रुद्र छिपे हुए थे। उसने चिल्लाया, कौन है वहां? ये सुनते ही वरुण ने जल्दी से रुद्र का हाथ पकड़ा और वह तेजी से नीचे की ओर तोड़ने लगे। तभी शेरा ने कड़क आवाज में बोला, रुक जाओ वरना अभी गोलियों से भून दूंगा। वरुण और रुद्र अचानक रुक गए और वो एक जगह खड़े हो गए। वो तीनों आदमी बाहर आए। अच्छा, तो तुम ही हो जिन्होंने इतनी देर से हमारी नाक में दम कर रखा है। शेरा एक खतरनाक मुस्कान लिए वरुण के पीछे आकर खड़ा हो गया। उस पल की खामोशी को तोड़ते हुए कमरे के अंदर से चेतन अग्रवाल बाहर आया और तभी वरुण की आंख चेतन की आंख से मिली और वो दोनों बाप बेटे एकदम मौन हो गए। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम सा गया हो। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, लेकिन जुबान बिल्कुल खामोश थी। भूरा ने अपनी गोली वरुण की ओर तान दी। तभी चेतन ने गुस्से में आकर भूरा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पागल है क्या तू? ये मेरा बेटा है। चेतन के गुस्से से भूरा थोड़ा पीछे हट गया। अरे माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई। चेतन ने अपने तीनों आदमियों को अंदर जाने को कहा। इसके बाद चेतन ने वरुण को गले लगाया और कहा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो तुम ही हो जो इतनी देर से हमारी बातें सुन रहे थे। और ये लड़का बस कौन? पापा बस। हमारी इतनी इंडस्ट्रीज, होटल्स और पावर प्लांट्स बस एक दिखावा है और असल में आप एक ड्रग डीलर हैं। छी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी चेतन ने खिड़की से देखा कि डीएसपी की गाड़ी और उसके पीछे दो और गाड़ियां, जिनके सायरन की आवाज से पूरी गली गूंज उठी थी, तेजी से हवेली की ओर आ रही थी। डीएसपी की गाड़ी को देखकर चेतन थोड़ा सहम सा गया था, क्योंकि उस वक्त उस शहर का डीएसपी सत्यवर्मा था। सत्यवर्मा जो कद काठी में एकदम लंबा चौड़ा और जिसका नाम सुनते ही बड़े से बड़ा अपराधी भी सहम जाए, जिसने अपने 12 साल के करियर में 100 से भी ज्यादा खतरनाक अपराधियों के एनकाउंटर किए थे। सायरन की आवाज और भी तेज हो रही थी। तभी चेतन ने भूरा, भीम और शेरा को इशारा किया और वह खिड़की के पास आकर खड़े हो गए। चेतन ने वरुण का हाथ पकड़ा और वह उसे जबरदस्ती हवेली के नीचे वाले माले ले गया। रुद्र भी वरुण के पीछे पीछे आ गया। चेतन उन्हें एक अंधेरे कमरे में ले आया। उसने अपने फोन की लाइट जलाई और वह दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर के सामने आकर खड़े हो गए। वह तस्वीर उसके पिता काशी अग्रवाल की थी। एक कड़कड़ाता चेहरा, गहरी आंखें और हल्की सी मुस्कान, जैसे कि कुछ कहना चाहती हो। चेतन ने फ्रेम को बाहर निकाला और उसके पीछे एक बड़ा सा दरवाजा था। चेतन ने कहा, ये हवेली से बाहर निकलने का खुफिया रास्ता है। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगे, तभी उन्हें ताबड़तोड़ गोलियों की चलने की आवाज सुनाई दी। पुलिस और चेतन के आदमियों की मुठभेड़ चालू हो गई। तभी वह तीनों उस गुप्त रास्ते से हवेली के बाहर आ गए, जो कि घने जंगल की ओर जा रहा था। रात का अंधेरा और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों की शाखाओं से टकराकर हवा एक डरावनी आवाज पैदा कर रही थी। वह आगे बढ़ते गए और घने पेड़ों के बीच उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वह गुफा चेतन का ही अड्डा था, जहाँ से वह ड्रग्स को देश विदेश तक पहुंचाता था। गुफा के बाहर एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जिसके डब में 45 का पिस्टल, चेहरे पर खामोशी लेकिन हाथों में जंग का जुनून, जैसे कि एक ही बार में पूरा माहौल ठंडा कर दे। चेतन गुस्से से घराते घराते उसके पास पहुंचा और बोला, It was a 100 crore deal, but everything went down the drain. उसका नाम कार्लोस था। कार्लोस रशियन कार्टेल माफिया गैंग का आदमी था, जो कि चेतन के लिए पिछले 15 सालों से वफादार था। चेतन वरुण और रुद्र को गुफा के अंदर ले गया। गुफा में 10-12 लंबे चौड़े आदमी आराम फरमा रहे थे।
जैसे ही उन्होंने चेतन को गुफा के अंदर आते हुए देखा तो कुछ ही पलों में आराम फरमा रहे सभी आदमी अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। हर किसी की कमर पर राइफलें बंधी हुई थी। आखिर तुम्हें सब सच पता चल ही गया। मैं सही समय आते ही तुम्हें सब कुछ बता देता। लेकिन खैर छोड़ो। आज से 25 साल पहले तुम्हारे दादाजी काशी अग्रवाल एक बहुत बड़े और ईमानदार उद्योगपति हुआ करते थे। लंदन में जब भी महान और प्रतिभाशाली उद्योगपतियों की बात की जाए तब तुम्हारे दादाजी का पहला नाम आता था। यूके का हर एक मैजिस्ट्रेट, मिनिस्टर तुम्हारे दादाजी का खौफ खाया करते थे। उनकी कही हुई हर एक बात जैसे कि पत्थर की लकीर हो। उनकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी थी भरोसा। 25 साल पहले तुम्हारे दादाजी ने ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का एक बहुत बड़ा सौदा किया था। 5000 लीटर यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया से लंदन में लाया जाना था। लेकिन क्या पापा? लेकिन हुआ कुछ और। कुछ गलतफहमी में पिताजी ने सिंगापुर से आया हुआ जहाज रुकवा लिया जिसमें हजारों टन लंदन में लाया गया था। जब उस जहाज को अनलोड करवाया तब उसमें भरपूर मात्रा में के पैकेट पाए गए। उस वक्त पिताजी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सब एक साजिश का हिस्सा है। और तभी वहां पर ब्रिटिश पुलिस भी आ पहुंची। से भरा हुआ जहाज देखकर पुलिस ने फटाफट जहाज को सीज किया और पिताजी को हथकड़ी पहनाकर यूके मैजिस्ट्रेट के पास ले गए। मुद्दा काफी बड़ा बन चुका था। पिताजी ने अपनी पावर से मैजिस्ट्रेट और मिनिस्ट्री का मुंह तो बंद करवा दिया था। लेकिन मीडिया से कहाँ कुछ छुपता है। पूरा शहर पिताजी के फांसी की ऑर्डर की मांग कर रहा था। बिना कुछ जाने लंदन के बच्चे, बड़े और बुजुर्ग पिताजी के खिलाफ हो गए थे। सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स लगातार पिताजी के खिलाफ जहर उगल रहे थे। हर कोई उनकी फांसी की मांग कर रहा था और अंत में अदालत ने पिताजी को फांसी की सजा सुनाई दी। उस दिन से मैंने ठान ही लिया, इसी से मैं इस पूरे शहर को बर्बाद कर दूंगा। इस शहर को बर्बाद करना अब मेरी जिम्मेदारी है और शायद अब तुम्हारी भी, तुम्हारी माँ को भी। तभी एक आवाज बहुत जोर से गूंजी। चेतन अग्रवाल, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। भलाई इसी में है कि अपने आप को सरेंडर कर दो। देखो बेटा, अभी हमें यहाँ से चलना होगा, बाकी की बात हम बाद में करेंगे। चेतन ने कार्लोस को इशारा किया और वो वरुण के साथ गुफा की पिछली ओर से बाहर आ गए। जैसे ही वो बाहर आए वहां पर पुलिस के 4-5 जवान राइफलें तांगे खड़े थे। कार्लोस ने बिना किसी झिझक के उन पर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर। उसने अकेले नहीं उन 5 पुलिस वालों को वहीं पर ही सुला दिया। गोलियों की आवाज सुनकर पूरी टीम गुफा के पिछली ओर दौड़ पड़ी। उन्हें रोकने के लिए कार्लोस और बाकी आदमियों ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। उनके आगे पूरी पुलिस टीम बिखर सी गई थी। लेकिन तभी सत्यवर्मा की पिस्टल से निकली गोली सीधी कार्लोस की छाती पर जा लगी और कार्लोस धड़म से नीचे गिर गया। इसी बात का मौका उठाते हुए एक पुलिस वाले ने उनकी ओर एक छोटा सा डेटोनेटर फेंक दिया जो जमीन से टकराकर एक जोरदार धमाके में बदल गया। उस धमाके से जमीन पर लहूलुहान लाशें खौफनाक अंदाज में इधर उधर बिखरी पड़ी थी। पुलिस वाले आगे बढ़ने लगे और तभी खून से लथपथ कार्लोस खड़ा हो गया और घायल हालत में ही उसने 4-5 पुलिस वाले मार गिराए। लेकिन कोई और गलती ना करते हुए सत्यवर्मा ने कार्लोस की खोपड़ी खोलकर इस लड़ाई को विराम लगाया। तभी हवा में एक काला जहाज गरजता हुआ दिखाई दिया। चेतन और वरुण जिसके भीतर बैठे हुए थे। डीएसपी ने जहाज की ओर गोलियां चलाई, लेकिन बादलों को चीरता हुआ जहाज कब सामने से गायब हो गया पता ही नहीं चला। आखिर क्या हुआ था वरुण की माँ के साथ? आखिर चेतन और वरुण हेलीकॉप्टर में बैठकर कहां पर गए और वहां पर रुद्र के साथ क्या हुआ?
अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए उत्सुक हैं तो कमेंट में एपिसोड 2 जरूर लिखें। 1000 कमेंट होने पर हम जल्द ही इसका एपिसोड 2 लाएंगे। शिट